कायदे आज़म या हमारे वालिदैन ने सोचा था कि पाकिस्तान कहाँ होना चाहिए। पहले ये बात तो हमको कंसीड करनी चाहिए कि हम वहाँ नहीं हैं जहाँ पे हम पोटेंशियल भी रखते हैं जाने का और जहाँ हमें जाना चाहिए। अगर हम वहाँ पे नहीं हैं और हम देखते हैं, अगर नज़र दौड़ाते हैं हमारे मशरिक़ में, मगरिब में, तो हर जगह पे ममालिक जो हैं वो हमसे आगे निकल गए हैं। तो कोई ना कोई गलती हम कर रहे हैं, कोई ना कोई हमारी पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। तो ऐसी क्या चीज़ें हम कर सकते हैं कि जिसके तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा एक चार मेरे मेरे मैं सोचता हूँ कि हम चार अगर एक रहनुमा उसूल पे पाबंद हों तो शायद बेहतरी हो जाए। पहला उसूल यह है कि वी हैव टू लिव विद इन आवर मीन्स, कि अपनी चादर देखकर पैर फैलाएं। जितने हमारे पास पैसे हों उतने हमारे अखराजात हों। इसके अंदर दो आसान चीज़ें जो हैं वो होती हैं, बजट डेफिसिट देख लें और करंट अकाउंट डेफिसिट देख लें या ट्रेड डेफिसिट देख लें। आप में से यहाँ पे कई लोग ये जानते होंगे कि बजट डेफिसिट जो होता है वही ट्रेड डेफिसिट में या करंट अकाउंट डेफिसिट में रिजल्ट करता है। उसकी वजह यह है कि जब हुकूमत बजट डेफिसिट करती है तो हुकूमत डिससेव करती है, राइट। हम जो पैसे हुकूमत ले रही है आपसे टैक्सों से, उससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो डिस सेविंग होती है, हमें कहीं और से पैसे चाहिए। अब वो पैसे कहीं और से कहाँ से आते हैं? वो प्राइवेट सेक्टर से ले सकते हैं आप, बशर्ते कि प्राइवेट सेक्टर के पास एक्सेस सेविंग्स हों। लेकिन पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी सेविंग्स नहीं होती। जो सेविंग्स होती हैं उतनी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बल्कि एक्चुअली सेविंग्स का रेशो थोड़ा सा कम है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट का रेशो ज़्यादा है। तो प्राइवेट सेक्टर के पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि वो हुकूमत को फंड कर सके। मिसाल के तौर पर इस साल 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। पिछले साल 5200 अरब रुपए का डेफिसिट हुआ है। और 4000 अरब रुपए का डेफिसिट करना, यानी कि इतना कम करना, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। लेकिन पिछले साल जो है वो 5200 अरब रुपए का डेफिसिट हुआ है। पिछले 4 सालों में तकरीबन 3500 अरब रुपए का डेफिसिट था। उससे पहले हमारे 5 सालों में 1600 अरब रुपए का डेफिसिट था सालाना। पीपल्स पार्टी के 5 सालों में उससे भी कम था। तो डेफिसिट भी बतदरीज बढ़ता रहा है। इस 3-4 सालों में तो डबल से ज़्यादा हो गया। और इस साल जो है वो हमारी कोशिश है कि 4000 अरब रुपए का डेफिसिट होगा। अब 4000 अरब रुपए प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है, तो 4000 अरब रुपए कहाँ से आएंगे? तो 4000 अरब रुपए आप दीगर ममालिक से बोरो करते हैं, फॉरेनर से बोरो करते हैं। और फॉरेनर से किस तरह बोरो करते हैं? उनकी जो इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट जो है, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट और उनकी इम्पोर्ट, उसके डिफरेंस जो है ना, वो फॉरेनर्स अपनी सेविंग्स यहाँ पे भेज रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप समझ लीजिए कि चाइना ने एक पावर प्लांट इधर लगा के दिया कोल का, जैसे कि पोर्ट कासिम पे लगा दिया या साहिवाल पे लगा दिया। हमने उसके पैसे नहीं दिए, उन्होंने सेविंग्स थी, उन्होंने सेविंग से अपने एक प्लांट ख़रीदा और पाकिस्तान में लगा दिया। उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट हो गया, हमारे लिए एक लोन हो गया। तो वो जो लोन था वो बेसिकली जो है वो फॉरेनर्स अपनी सेविंग्स हमको भेज रहे हैं। अब ग्रोइंग कंट्री के अंदर थोड़ी फॉरेनर्स अगर सेविंग्स यहाँ पे भेजें तो वो अच्छा है। हर ग्रोइंग कंट्री को 1-1.5% ऑफ जीडीपी अगर वो करता है, करंट अकाउंट डेफिसिट करता है, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन देखना ये कि उस पैसों का आप क्या करते हैं। अगर एक कंपनी जो है वो पैसे बोरो करती है और वो पैसे बोरो कर उसमें से वो सनत लगा देती है तो बड़ी अच्छी बात है, उससे सनत से वो पैदावार बढ़ाएगी और फिर आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर एक कंपनी जो है वो पैसे बोरो करती है और सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर की ऑफिस को खूबसूरत कर देती है, तो उसके अंदर आशाइश की चीज़ें डाल देती है, तो उससे तो कोई प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ेगी। तो पाकिस्तान में ये हुआ है कि हमने एक्चुअली दुनिया से बोरो ज़रूर किया है लेकिन उसको प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं डाला है। और बोरो इसलिए करना पड़ रहा है कि पहले बजट डेफिसिट करते हो तो करंट अकाउंट डेफिसिट होना ज़रूरी है। ये बेसिक इकोनॉमिक इक्वेशन है। अनलेस के बिहेवियर चेंज हो जाए लोगों का और सेविंग्स बढ़ जाए। अब ये जब भी आप करंट अकाउंट डेफिसिट करेंगे तो बजट डेफिसिट करेंगे तो करंट अकाउंट डेफिसिट ज़रूर होगा। और उसके माँ सिवाय के बिहेवियर चेंज हो जाए, उसके बाद आपको या तो आप प्रोडक्टिव उसमें करें, जो हम नहीं करते। आप मिसाल आपको मैं देता हूँ और सबको मैं अक्सर देता हूँ कि 2013 से 2018 के दरमियान मुस्लिम लीग ने अल्लाह की मेहरबानी से 11,500 मेगावाट बिजली लगा के चला दी। जिस दिन 2013 में हमारी हुकूमत आई थी 12,500 मेगावाट से ज़्यादा पावर नहीं बनता था। अब 25,000 मेगावाट पाकिस्तान पावर बना सकता है, 25,000 मेगावाट। सो डबल कर दी हमने प्रोडक्शन, राइट, बिजली की। क्या पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डबल हुई? क्या पाकिस्तान में एक्सपोर्ट डबल हुई? 2011 के अंदर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 25 बिलियन डॉलर्स थी। पिछले साल 31 बिलियन पे पहुंचे हैं। 25 से 31 10 साल का सफ़र लगा, या 11 साल का सफ़र लगा 25 से 31 पहुंचने में। दुनिया इस दुनिया में कहाँ पहुंच गई है। और उसमें भी अगर मैं प्राइस इफेक्ट निकाल लूँ तो क्वांटिटी कम हो गई है।
वो भी ये कि कॉटन की प्राइस मिसाल के तौर पर 6,000 से 18,000 रुपये चलेगी तो बहुत सारा आपका टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट ज़्यादा लगने लगा। तो हमने किधर एक्सपोर्ट किया है? तो दो चीज़ें हैं कि लिव विद इन योर मीन्स कि भाई या टैक्स बढ़ा लो, और अगर टैक्स नहीं बढ़ा सकते तो अखराजात कम कर लो। मैंने एक बयान उस दिन दिया, बड़े अखबारों में आया, बड़ा रेडिकल बयान निकला। वो बयान किया तो मैंने इतना सिर्फ कहा है कि जो हमारा बजट था, जितना एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, किसी को सप्लीमेंट्री ग्रांट दे रहे हैं तो उतना टैक्स जमा कर लेंगे। यानी कि अगर किसी को हम 30 अरब रुपये अचानक पीएसएफ को दे देते हैं तो 30 अरब रुपये का मैं डेफिसिट नहीं बढ़ाऊंगा, 30 अरब रुपये अपने बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, अपने आप के ऊपर जिम्मेदारी डालूंगा। ये तो बड़ा आसान है ना कि मैं दे दूं यार कि डेफिसिट कर दो, बच्चे दे देंगे, आवर फ्यूचर जनरेशन विल पे। ऑलरेडी 50,000 अरब रुपया तो दे दिया आपने फ्यूचर जनरेशन को पे करने के लिए। उनको तालीम तो दी नहीं है आपने, लेकिन 50,000 अरब रुपये का उसको आपने कर्ज दे दिया। तो पहली चीज़ जो है वो वी हैव टू लिव विद इन आवर मीन्स। और ये कहाँ से, और जो भी लोग बात करते हैं आज़ादी की, तो भाई आज़ादी को इससे भी मुंसलिक कर देना कि अगर बार बार लोगों से पैसे जाके मांगना है, बड़ी मुश्किल होती है। मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूं जब मुझे सारे एम्बेसडर से ये बातें करनी होती है। उसको आप पैकेज बोल लें, फाइनेंसिंग बोल लें, बहुत सारी चीज़ें, अंग्रेज़ी के अच्छे अच्छे वर्ड्स बोल लें, लेकिन करते तो यही है ना कि आप मतलब जा रहे हैं। कल मैं बात कर रहा था कि कोई टीवी के शो पर था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर कतर जा रहे हैं, वो क्या देंगे? मैंने कहा यार कमाल है, मगर ये सवाल गलत नहीं था, लेकिन हमारे तो यही हम कतर जा रहे हैं तो लोग ये पूछ रहे हैं कि यार क्या मिलेगा पैकेज। अब आप, मैं उसे ये कहा कि हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म जाता है तो वो तिजारत की बात करता होगा अगर वो कतर जाता है। हम जाते हैं तो कतर से बोलते हैं अच्छा ये थोड़ी सी गैस सस्ती दे दो, थोड़ा सा ये पैसे दे दो, थोड़े से वो पैसे दे दो। ये सीरियसली मतलब हमने अपने आप को इधर लेके आए हैं। क्या वजह है कि बांग्लादेश के पास 3 गुना हमसे ज़्यादा पैसे पड़े हुए, 3.5 गुना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लेकिन हमसे पेट्रोल भी महंगा बेचते हैं और बिजली भी हमसे महंगी बेच रहे हैं। क्या वजह है कि हिंदुस्तान के पास 60 गुना ज़्यादा पैसे हैं? क्या हमसे 60 गुना ज़्यादा होशियार है वो? क्या हमसे 60 गुना ज़्यादा काबिल है? क्या वजह है कि उनके पास इतने पैसे पड़े और हमारे पास नहीं है? हम किसी से कमतर तो नहीं है खुदा न खास्ता। मतलब लेकिन हमने जो भी कुछ कर रहे हैं, गवर्नेंस मॉडल को तो इम्प्रूव करना होगा। तो पहली चीज़ हमको ऐसे सोच लेना चाहिए कि खुददारी की या खुद इंसारी की शुरुआत वहाँ से होती है कि वी हैव टू लिव विद इन आवर मीन्स। अब हमने क्या किया है, मैंने कहा मैं 2 महीने में एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकता हूँ। डॉलर गिर रहा था, मैं सबको आके बोलता था, किसी को यकीन नहीं आता है। लोग समझते हैं कि जादू से डॉलर ऊपर नीचे हो जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर को बयान दे देगा तो नीचे कर लूँगा। एक आध दिन का मेरे को बयान से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता होगा, लेकिन सच्ची बात है कि इनकमिंग डॉलर्स और आउटगोइंग डॉलर से फ़र्क पड़ता है। हमने क्या किया, बड़ा आसान। और मैं जुलाई में ये कह रहा था, अल्लाह ताला का करम हो गया कि बात फ़ौरन नहीं साबित हो गई। हमने कहा कि देखो इंपोर्ट को रोक देंगे, एक्सपोर्ट फ़ौरन नहीं बढ़ता, इंपोर्ट को रोक देंगे तो इनकमिंग डॉलर्स जो हैं वो जितने आ रहे हैं वो आएंगे, लेकिन आउटगोइंग डॉलर्स कम हो जाएंगे। ये हमने किया है। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब तक 700 या 800 मिलियन डॉलर इंटरबैंक की मार्केट में ज़्यादा आए हैं बनिस्बत जो हमको भेजे गए हैं। जो पूरी अगस्त की पेमेंट्स हमको करनी थी, बाहर इंटरेस्ट भरना था, 3 क्वार्टर जो थी पहले हफ्ते में थी वो हमने कर दी, किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि 800 मिलियन डॉलर ज़्यादा आ गए पहले 2 हफ्तों के अंदर अल्लाह की मेहरबानी से। और क्यों आए? खाली इंपोर्ट रोक दिया, थोड़ा सा इंपोर्ट स्लो कर दिया। कुछ इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर तकलीफ होगी, ज़रूर तकलीफ होगी, लेकिन आप देखें कि एक चीज़ मतलब 80 बिलियन डॉलर का हम सामान दुनिया से लेते हैं। एयर कंडीशनर ख़रीदना है बाहर का होगा, टीवी ख़रीदना है बाहर का होगा, फ्रिज ख़रीदना है बाहर का होगा, ये जो भी मेरे हाथ में रखा हुआ है ये भी बाहर का होगा। कोई चीज़ पाकिस्तान में हम नहीं बना रहे। जो चीज़ बना रहे हैं वो स्क्रू ड्राइवर से बेसिकली छोटी छोटी असेंबलिंग करते हैं। 20-20, 25-25, 30-30 साल से गाड़ियों की कंपनी आई है, $1 की चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तानी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इनको पाकिस्तान में बेचना होता है, सिर्फ पाकिस्तान में बेचना होता है। मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान तो एक गरीब मार्केट है, इस गरीब मार्केट में आप क्यों बेच रहे हैं जबकि आप अमेरिका और यूरोप और जापान और फारिस में बेच सकते हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान में बेचना होता है। क्योंकि पाकिस्तान में नफ़े ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि प्रोटेक्टेड मार्केट है, इसलिए आप पाकिस्तान में बेचते हैं। और प्रोटेक्टेड मार्केट इसलिए कि कोई टैक्स नहीं देता। जब कोई टैक्स नहीं देता तो हमको इंपोर्ट के वक्त बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ता है। जब इंपोर्ट पर टैक्स हो गया तो जो भी पाकिस्तान में थोड़ी बहुत असेंबलिंग करी, और हमारा एक मॉडल है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, वो एक मॉडल को लोगों ने बहुत ही इस्तेमाल किया है, उससे रेंट सीकिंग की है। पूरी दुनिया एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ जाती है, हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ आए, उस पर हमने बहुत ज़्यादा मराद दी है। मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री है, मैं बड़ा खुश हूँ कि मोबाइल फ़ोन की पाकिस्तान में असेंबली शुरू हो गई है। 10% उनको ड्यूटी एडवांटेज दे दिया आपने, 5% से ज़्यादा उनकी वैल्यू एडिशन नहीं है। एक पार्ट मोबाइल फ़ोन का यहाँ नहीं बनता। हम बड़े खुश हैं कि मोबाइल फ़ोन यहाँ बन रहा है। जितनी इसको ड्यूटी प्रोटेक्शन दी है उससे उसकी वैल्यू एडिशन से डबल ड्यूटी प्रोटेक्शन दी है। गाड़ियों की कंपनीज को देख लीजिए, उसकी वैल्यू एडिशन जितनी हमने ड्यूटी प्रोटेक्शन दी है। मतलब तो
सब चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। 30 बिलियन का एक्सपोर्ट है, उसमें से 20 बिलियन तो टेक्सटाइल है। एक इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री होनी चाहिए जो एक्सपोर्ट कर सके। तो जो दूसरा फोकस है मेरा, जो मैं समझता हूँ, पहला इज़ टू लिव विद इन योर मीन्स एंड सेकेंड इज़ टू एक्सपोर्ट। कि ये 80% मैन्युफैक्चरिंग अगर पाकिस्तान की सिर्फ पाकिस्तानियों को बेच रही है तो ये गलत कर रहे हैं। ये फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको, यहाँ पे मार्टिन डाओ मेरे दोस्त है, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह आता फरमाए, ये इनकी कंपनी कर रही है, बड़ी काबिल कंपनी है। लेकिन आप देख लीजिएगा इनकी और जितनी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है सब के सब लोकल सेल्स करते हैं। एक दो कंपनियां हैं जो इन्होंने एक्सपोर्ट शुरू किया और बहुत मुश्किल होता है एक्सपोर्ट। हमको इनकी मदद करनी चाहिए एक्सपोर्ट करने में, हमको दूसरी कंपनीज की मदद करनी चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट बहरहाल करवाना ज़रूरी है। मैं आपको एक किस्सा बताऊँ, मैंने किताब पढ़ी थी, जेल में जाने के फ़ायदे होते हैं वैसे। ये आप लोग ताली ना बजाए, इतना आसान नहीं होता है। तो 17 किताबें पढ़ी थी जेल के अंदर बारह में मैंने, 14 जिसमें नैब के अंदर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर, और फिर जब अदियाला में आ गया था तो सिर्फ 3 पढ़ी थी। तो जो एक किताब मैंने जो पढ़ी वो थी हाउ एशिया वर्क्स। तो उसमें ये था कि एशिया के अंदर एक्सपोर्ट का फोकस कितना किया गया, और जिस मुल्क में भी देख लें, आप ताइवान को देख लें, चीन को देख लें, जापान को देख लें, कोरिया को देख लें, सबके एग्जाम्पल थे। इंडोनेशिया, फिलीपींस जो एग्जाम्पल थे कि जो जहाँ पे पॉलिसी काम नहीं करी गई और जहाँ पे पॉलिसी काम की गई। तो कोरिया का एग्जाम्पल था कि वो जनरल पार्क जो था वो 1960 की दिहाई के अंदर, वो जब मार्शल लॉ उन्होंने लगाया तो उन्होंने क्या किया, सारे बिजनेसमैनों को एक होटल में बंद कर दिया और उनसे कहा कि हमारी बुक वैल्यू पर मैंने कंपनियाँ खरीद ली, और उनसे साइन करवा लिया। फिर बोला देखो मैं कंपनी खरीदूंगा नहीं एक्चुअली, लेकिन अगर तुमने एक्सपोर्ट नहीं किया तो तुम्हारी कंपनी मैं ले लूँगा। उसने फोर्स किया एक्सपोर्ट करने के लिए, और वो एक्सपोर्ट को फोर्स किया और कंपनियों की रुझान उस तरफ डाल दी। अब कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, डेबू ज़माने में कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसने कहा नहीं कंस्ट्रक्शन भी करनी तो दूसरे ममालिक में जाके करो। और वो जब आपने एक्सपोर्ट की तरफ फोर्स किया तो तब जाके कंपनियाँ बढ़ी। और ये जो हम थोड़ी बहुत आजकल चीज़ें कर रहे हैं, उसकी वो कोशिश ये है, मेरी कोशिश ये है कि हमने 4% सुपर टैक्स डाला था, मैं सोच रहा हूँ कि 5% उसको टैक्स को करूँगा। लेकिन जो कंपनियां आपने कम से कम 10% एक्सपोर्ट करती है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, लेकिन हर कंपनी को 10% एक्सपोर्ट करना है। अगर एक कंपनी, और मैं पाकिस्तान के बड़े घरों को, बिजनेस हाउसेस को तो ये कहूँगा, अगर आप 200 मिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे पास डॉलर कहाँ से आएंगे? आपको एक्सपोर्ट कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ चलती हैं, बड़ी अच्छी कंपनियाँ हैं, मैं बड़ा खुश हूँ कि बड़े टैक्स पेयर्स हैं, बड़ी अच्छी नौकरियाँ देते हैं लोगों के, घरों में घर चलते हैं उन कंपनीज की वजह से। तो हम उनके बिजनेस को ख़राब नहीं करना चाह रहे, लेकिन उनसे हम ये रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना कि अगर आप हर साल आपका 150 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट हो, चलो उस पर आप 50 मिलियन की वो भी करते हैं, वैल्यू एडिशन भी करते हैं, लेकिन आप 150 मिलियन डॉलर का अगर आप सालाना इंपोर्ट कर रहे हैं तो खुदारा फिर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट भी करो ना, कहीं से तो मेरे पास डॉलर आएंगे। डॉलर कहाँ से आएंगे मेरे पास? तो दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ ज़रूरी है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन है, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हट जाए। ये जो लोग आपको बोलते हैं ना कि हम ये ले आएंगे तो डॉलर सेव, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। ये वैल्यू एडिशन जितनी करते हैं उससे ज़्यादा हम इनको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, वो हमने सिर्फ इलीट कैप्चर के अंदर पहुँच जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ फिर आगे निकलते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा ग्रुप था, वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा हमको पॉलीप्रोपिलीन की फैक्ट्री लगानी है, 100 अरब रुपए की लगती थी। 200 अरब रुपए उनके पास कैश पड़े हुए थे तकरीबन, उनके वसाइल, बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की और बहुत फर्स्ट क्लास कंपनी है। लेकिन वो मुझे, ये मैं वजीर भी नहीं था उससे पहले की बात है, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमको 20% ड्यूटी प्रोटेक्शन चाहिए। मैं कहा क्यों? बोलता वरना कंपीट नहीं कर सकते। 5 लाख टन का वो मशीन लगा रहे थे और पाकिस्तान में 5 लाख टन की खपत थी। तो उन्होंने कहा चाइना में 10-10 लाख टन के मशीन लगे होते हैं, मिलियन टन के, तो हमको उनके से कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम भी मिलियन टन का प्लांट लगा ले, उसके पैसे तो थे इनके पास तो उससे डबल पैसे पड़े हुए थे, उनको तो सिर्फ 20% और दे के प्लांट के पैसे की डबल करनी थी। लेकिन हमने सोचा ही नहीं कि हम जो है वो चीन से कम्पीट कर सकें। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरी फैमिली भी जब फैक्ट्री लगाती है, कोई प्लास्टिक्स की हमारा बड़ा काम है, तो हम पहले पाकिस्तान की मार्केट साइज़ देखते हैं, उतनी फैक्ट्री लगा देते हैं। कभी ये सोचते ही नहीं है कि यार हम भी एक्सपोर्ट करें। लेकिन हमको सबको ये डर लगा होता है, जो यहाँ पे बिजनेसमैन बैठे हैं, कि चाइना से सस्ता माल मिलता है। भाई चाइना अगर इकोनॉमी से स्केल कर रहा है एक्सपोर्ट करके, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट की तरफ फोकस करना ज़रूरी है। एक चीज़ जो और वहाँ पे हुई है वो ये कि जब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन्होंने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन करने से पहले, जब कोरिया में, जापान में, उन्होंने पहले फार्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है। वो जो उनकी जो सेविंग्स थी वो फार्म प्रोडक्टिविटी से आई है। उन्होंने सिग्निफिकेंट लैंड रिफॉर्म किया, फार्म साइज़ को छोटा कर दिया,
फिलीपींस में ये कामयाब नहीं हुआ, वहाँ पे 500 हज़ार एकड़ के और पता नहीं बड़े बड़े फार्म से शुगर प्लांटेशन थी। लेकिन ताइवान के अंदर, चाइना के अंदर, कोरिया में छोटे 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 उन्होंने फार्म्स कर दिए। और ये जो लोग हम समझते हैं कि इकोनॉमी ऑफ स्केल आती है बड़े फार्म से, नहीं, इकोनॉमी ऑफ स्केल एक्चुअली छोटे फार्म से आती है, क्योंकि जो प्रिंसिपल एजेंसी का प्रॉब्लम होता है वो ख़त्म हो जाता है। जो छोटा फार्मर होता है वो अपने फार्म पे खुद काम कर रहा होता है। हाँ, आपको एग्रीकल्चर सपोर्ट देनी पड़ती है, आपको कलेक्टिव थोड़े से बनाने पड़ते हैं, या कम से कम ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, प्लांटर्स हैं, ये आप कहीं पे अवेलेबल कर दें, हर गांव में, हर विलेज में, हर तहसीलों में, ताकि लोगों को मिल सके, वो रेंट कर सकें। लेकिन इससे इफ़िशिएंसी आती है और वहाँ पर फार्म प्रोडक्टिविटी आई, और जो एक्स्ट्रा कैपिटल बचा है, उनका जो रिजर्व एक्स्ट्रा बचे, वो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में डाल दिए। हमारे यहाँ राइस के अंदर हम पीछे, हिंदुस्तान से पीछे, दुनिया की एवरेज से पीछे, और बेस्ट इन क्लास से बहुत पीछे प्रोडक्टिविटी में। वीट में हम पीछे हैं, शुगर केन में हम पीछे हैं, कॉटन में हम बहुत पीछे हैं। सिर्फ मेज़ के अंदर हम कंपैरेटिव हैं इन टर्म्स ऑफ आर प्रोडक्टिविटी। मेज़ में हम ठीक हैं, इतने बुरे नहीं हैं, बाकी हर बड़े क्रॉप के अंदर हम पीछे हैं, हिंदुस्तान से पीछे हैं। जब चाहें जो चाहें, खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लजीज, ताज़ा, सेहत बख्श खानों की वसी वैरायटी। लाहौरी चिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स,